हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे आपके साथ आरटी अकेडमी पर यहाँ बोर्ड पर। जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही आपके पेपर में आएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी नहीं। क्लास 12 चल रही है, रे ऑप्टिक्स की कहानी चल रही है। रे ऑप्टिक्स में हमने प्रिज्म कंप्लीट कर लिया था और आज चर्चा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन होगा, सरफेस प्लेन नहीं होगी, स्फेरिकल टाइप की होगी। कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, कहीं इमेज बनाएंगे, कहां बनती है इमेज, कैसे बनती है इमेज, क्या होता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रोल है, सब करेंगे आज। तो चलो करते हैं काम की शुरुआत कॉन्वेक्स सरफेस से। और कॉन्वेक्स सरफेस में भी इंपॉर्टेंट है कि रेयरर टू डेंसर का ट्रांसमिशन सोचा गया है। इंपॉर्टेंट बात है। सरफेस कॉन्वेक्स है का मतलब कुछ ऐसी है और आप इसमें कोई प्रिंसिपल एक्सेस भी डिजाइन कर लीजिए। हम ये 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए प्रिंसिपल एक्सेस के बारे में इंट्यूशन में ही है हमारे कि क्या होता है प्रिंसिपल एक्सेस। ये पोल है, कहीं ना कहीं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ये रहा प्रिंसिपल एक्सेस को भी बढ़ा लिया हमने। देखिए गौर से, ये जो आगे की लाइन है ये मीडियम, हालांकि मुझे इस तरह की बाउंड्रीज नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बाउंड्री बना रहा हूं कि यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है और इस बाउंड्री का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ऐसे दो शेड्स बना दिए ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि n2 बड़ा है n1 से। तो जैसे ही बेटा n2 बड़ा हो जाएगा n1 से, तुम कह दोगे कि जिस मीडियम में रे जा रही है वो बेटा डेंसर है और जिस मीडियम से रे आ रही है वो बेटा रेयर है, ऐसा कुछ। ठीक, और इसमें करना है आपको इमेज फॉर्मेशन। तो मान लीजिए कि कहीं आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, और अब कहानी आएगी सारी काम की। देखिए बेटा, इससे एक रे निकाल दे सीधी, कहीं ना कहीं तो फॉल करेगी। फिर दिमाग में रखिए, हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि रेस को बहुत दूर दिखाया जा रहा है प्रिंसिपल एक्सेस के, बट एक्चुअली रेस प्रिंसिपल एक्सेस से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि इतने बड़े एंगल्स की रेस हमारी आंखों में एंटर ही नहीं कर सकती। तो हम सिर्फ डायग्राम में बहुत बड़े बड़े डायग्राम बनाएंगे। एक्चुअली रेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर, और 1 डिग्री, आधा डिग्री, 1/4 डिग्री का एंगल उनके बीच में होने वाला है। तो दिस पॉइंट जहां पे इंसिडेंट हो रहा है, लाइट का इंसिडेंस हो रहा है, वो पी पॉइंट के बहुत करीब है, बहुत पास है। हम उसे दूर बनाकर साफ दिखा रहे हैं, नथिंग स्पेशल। तो इसमें जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है वो सब होल्ड करेंगे, दिमाग में रखिएगा इस बात को। ये रहा आपका नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बना दिया सर आपने? अरे नॉर्मल बनाने का शुद्ध तरीका क्या होता है? अगर कभी कोई स्फेरिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो नॉर्मल बनाने का तरीका सेंटर से पास होने वाली लाइन रेडियस है, और रेडियस हमेशा कर्वीलिनियर जितनी भी सरफेसेस होती हैं उन पर परपेंडिकुलर होती है। तो नॉर्मल का मतलब सेंटर से पास होती हुई लाइन। तो इस लाइन पर हमने यहां नॉर्मल बना दिया, इसे नॉर्मल लिख दिया। यू नो कि इस लाइन को तो भैया आप सीधे ही जाना था, डेस्टिनी तो इसकी सीधे जाने की थी। और जानते हो इसके जीवन में रिफ्रैक्शन ने जन्म लिया। तो जब रिफ्रैक्शन हुआ तो रेयरर से डेंसर, ध्यान दीजिए, रेयरर से डेंसर लाइट आ रही है तो मुड़ेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो सारे मुड़ गए टूवर्ड्स द नॉर्मल, और मुड़ी टूवर्ड्स द नॉर्मल, मुड़ गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपने पाया ये रे यहां पर कट कर रही है। जहां पर रे प्रिंसिपल एक्सेस को कट कर जाएगी बेटा, वहीं बन जाएगी इमेज आपकी। अब आप रेस भी जरूर बना लें ताकि आपको रे कि कहां से रे आ रही है, कहां रे जा रही है। ये रहा, जिस पॉइंट पर रे गिर रही है आप उसे कुछ नाम दे दीजिए। जैसे मैंने इसे नाम दे दिया Q, और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसे नाम दे दिया R। R से ज्यादा मुझे S नाम देना चाहिए क्योंकि रेडियस टेम्परेचर के लिए R लेंगे हम। ये परपेंडिकुलर है बेटा। आप इस बात को भी अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं बहुत आसानी से कि अगर Q पॉइंट, एक्चुअली रेज आर पैरेक्सियल एंड रेज आर फॉलिंग वेरी क्लोज टू P, तो अगर एक Q पॉइंट P के बहुत पास आ जाए तो परपेंडिकुलर डालने पे S तो P के बहुत ही पास हो जाएगा। तो वही कहानी जो मिरर फॉर्मूला में की थी कि चाहे P से दूरियां नापो चाहे S से दूरियां नापो, सब सेम रहने वाली है, वही कॉन्सेप्ट बेटा हम यहां अप्लाई करेंगे। फिलहाल
ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है बच्चा पोल से, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर तक माना जाएगा, और जहां इमेज बन रही वो फाइनल v कहलाएगी। इसके बाद बच्चा आपके दिमाग में क्या सेटलमेंट रहने चाहिए छोटे छोटे वो बताता हूं। आपके पास यहां पर आना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल। फिर आपको दिख रहा है कि ये जो रे है ना, ये वाली, ये नॉर्मल है, यहां से यहां जो गया ना ये आर है, और फिर कोई बच्चा कहेगा ये क्या है, ये डेल्टा है, काम का नहीं है पर वो डेल्टा डेविएशन, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल आर कहलाएगा। फिर हम ये अंदर एंगल माना करते थे, किसी को अल्फा लिख देते थे, किसी को बीटा लिख देते थे, किसी को गामा लिख देते थे, इस तरह से। और उसके बाद एक्सटीरियर एंगल्स ढूंढा करते थे। तो बच्चों जरा बताओ एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल देखना बेटा, ओ सी क्यू, गौर से देखना, ओ सी क्यू, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ओ सी क्यू में इस लाइन को बढ़ाने पर ये लाइन मिल रही है, तो इसका मतलब ये एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर के सामने इंटीरियर कौन है, अल्फा और बीटा। तो मैं ट्रायंगल में आपके लिए लिख देता हूं बड़ी सीधी सादी बातें कि ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, ओ सी क्यू, और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई, और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कह रही है बेटा कि एक्सटीरियर एंगल आई जो है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। रोक दीजिए इसे वहीं पे, ठीक। और कोई एक्सटीरियर एंगल ढूंढिए। तो ट्रायंगल देखिए बेटा, सी क्यू आई, ये ट्रायंगल दिख रहा है, देखो सी क्यू क्यू आई आई सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें इस बेस को बढ़ाने पर ये लाइन मिली है, तो बीटा एक्सटीरियर एंगल है, आर और गामा इंटीरियर एंगल है। तो सी क्यू आई ट्रायंगल लिख लेते हैं, ट्रायंगल सी क्यू आई, और यहां पर तुम्हें क्या मिल रहा है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अगर आप बेटा अप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि जो बीटा की वैल्यू है ये आर प्लस गामा के बराबर है। यहां से जो आर है बेटा वो बीटा माइनस गामा के बराबर आ जाएगा। आप इसे 1 बोल दीजिए और आप इसे 2 बोल दीजिए। हमेशा ध्यान रखें, फॉर्मूला बनेगा, तैयार होगा सिर्फ एक शर्त पे कि the rays are falling very close to principal axis and the angles are very small such that they can be called as paraxial rays. अदरवाइज ये लाइट की रेज इतनी डाइवर्ज होंगी कि हमारी आंखों में एंटर ही नहीं करेंगी, हमें दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा सा, तो हम कह देते हैं कि रेज आर पैरेक्सियल। रेज पैरेक्सियल होने से क्या हुआ, एंगल्स आई आर अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे एंगल्स हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा, जब मर्जी जैसे मर्जी हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम बदल सकते हैं, थीटा को साइन थीटा और साइन थीटा को टैन थीटा, हमारी अपनी कन्वीनियंस से हम ये काम कर पाएंगे। जब चाहे तब करें और जब चाहे तब ना भी करें। आओ देख, बढ़िया चीज बताता हूं। देखो, तुम तुरंत कह दो कि जो फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, I कैन बी रिटन एज साइन आई, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया साइन आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और फिर ये कह दो कि सेकंड इक्वेशन देख लो फ्रॉम इक्वेशन 2, R कैन बी रिटन एज साइन आर, क्योंकि जब भी कभी थीटा होगा तो उसको साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि एंगल छोटे हैं, और दिखेगी रे तभी जब ये एंगल्स बहुत छोटे हो। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन से, साइन आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ये साइन आई और साइन आर की वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमने तुरंत कहा इसे इक्वेशन 3 बोल दो और इसे कहा कि इक्वेशन 4 बोल दो, और अब यहां पर पता है क्या कहने लग जाओ तुरंत, अब कहने लग जाओ कि 3 को डिवाइड लगा दो 4 से। तो देखो क्या आ रहा है, गौर से देखना बेटा, आ रहा है बेटा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, और आगे क्या बना बेटा अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय बीटा माइनस गामा, ये बन गया। तो साइन आई बाय साइन आर, अरे ये तो वो है जैसे स्नेल्स लॉ कहते हैं, और स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाय साइन आर जो है वो तो n2 बाय n1 है। n2 कौन है, रेयरर नहीं, डेंसर नहीं, n2 वो जहां रे जा रही है।
रेयर हो तो रेयर सही, डेंसर हो तो डेंसर सही। जहां जा रही है वो कौन है, N2, और जहां से आ रही है वो कौन है, N1। तो हम कहेंगे N2 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस गामा। आप इसको ऊपर भेज दीजिए तो आप लिखेंगे N2 बीटा माइनस N2 गामा इक्वल टू N1 अल्फा प्लस N1 बीटा। आप बीटा को उधर ले जाइए, कोई बुराई नहीं उसमें। तो आप लिख रहे होंगे N2 माइनस N1 और कॉमन लेके बन गया बेटा बीटा, दैट इज इक्वल टू N2 गामा प्लस N1 अल्फा। अब तुम जानते हो कि एंगल्स अगेन आर वेरी स्मॉल। ऐसा तो नहीं कि एक बार एंगल छोटे हो तो दोबारा नहीं हो सकते, वो एंगल तो छोटे ही हैं। इफ द एंगल्स आर रियली वेरी स्मॉल देन बीटा अल्फा गामा कैन बी रिटन एज tan बीटा tan अल्फा tan गामा। थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारी सहूलियत पे है कि हम किसको किस में कन्वर्ट करें। तो वी कन्वर्ट बीटा बाय tan बीटा, वी कन्वर्ट गामा बाय tan गामा, वी कन्वर्ट अल्फा बाय tan अल्फा। अब साहब tan अल्फा tan बीटा tan गामा की जो वैल्यूज हैं उन्हें अब हमें यहां पर सर्च करना चाहिए। तो चलो 90 डिग्री का ट्रायंगल आपको यहां से दिख रहा है, टिंग टिंग टिंग। tan अल्फा की वैल्यू ढूंढो। tan अल्फा की वैल्यू देखोगे तो QS अपॉन ये OS दिखाई देगा, तो tan अल्फा हो गया। tan बीटा की वैल्यू देखो तो ये QS अपॉन SC ये हो गया। tan गामा की वैल्यू देखो, गामा यहां ट्रायंगल दिख रहा है तो QS अपॉन SI ये बन गया। तीन ट्रायंगल्स से आपको तीन वैल्यूज पता चल गई। तो उस वाले फॉर्मूले को देखो, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि चीजें आपके लिए थोड़ी बेहतर हो जाए, साफ हो जाए। जगह कम है क्योंकि अब अपने पास देखो बेटा क्या लिखा गया, N2 माइनस N1 टाइम्स tan बीटा है ना, तो tan बीटा की वैल्यू देखना बेटा, QS अपॉन SC, QS परपेंडिकुलर अपॉन SC बेस इक्वल टू N2 tan गामा, गामा यहां पर है, QS अपॉन SI पूरा, तो लिखा गया QS अपॉन SI प्लस N1 tan अल्फा देखो, tan अल्फा इज QS अपॉन SO लिख दीजिए, लिखा गया QS अपॉन SO। काट दो काट दो काट दो और लिखो N2 माइनस N1 अपॉन SC इक्वल टू N2 अपॉन SI प्लस N1 अपॉन SO। फिर तुम ये कहो कि जो ये SC है ये बेसिकली PC के बराबर है, जो SI है वो बेसिकली PI के बराबर है, और जो SO है वो बेसिकली PO के बराबर है। कोई बच्चा इस पे सवाल करने लग सकता है कि सर कैसे हो गया, तो मैं कहूंगा रेस को कैसे माना है, पैरेक्सियल। रेस आर लाइंग वेरी क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये Q पॉइंट यहां बनाकर दिखाया होता तो क्या ये जो परपेंडिकुलर था SOP के बिल्कुल बगल में बैठा होता, तो दूरियों का कोई अंतर नहीं होता। दिस थिकनेस जहां पर हम P और S की दूरी मान रहे हैं ये इग्नोरेबल है, चाहे जहां से ना हो। तो यही इक्वेशन जो है ये तुम्हारे लिए बन जाती N2 माइनस N1 बाई PC इक्वल टू N2 बाय PI प्लस N1 बाय PO। ध्यान दीजिए, रेज जा रही है राइट में, तो जहां जाएंगी रेज वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और उसका उल्टा कैसा होगा, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन जीवन भर यही चलेगा, जहां जाएंगी रेज वो होगा पॉजिटिव और उल्टा वाला नेगेटिव। PC को अगर कोई बच्चा बहुत गौर से देखे तो वो पाएगा कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में पाया जा रहा है तो वो पॉजिटिव, N2 लिखा गया डिवाइडेड बाय PI। देखो PI का मतलब पोल से इमेज की दूरी, अरे ये तो V होती है, और V भी राइट में पाई जा रही है इसलिए पॉजिटिव, और ये रहा N1। PO ऑब्जेक्ट की दूरी है पोल से, इसे U से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट की दूरी तो लेफ्ट में पाई जा रही है और लेफ्ट की डायरेक्शन में नेगेटिव मान रखी है, इस वजह से ये साइन नेगेटिव आ जाता है। दिस नाउ टर्न्स आउट टू बी द परफेक्ट फॉर्मूला फॉर यू फ्रॉम द सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन। क्या हुआ भैया, ये कह रहा है N2 माइनस N1 बाई R इक्वल टू N2 बाई V माइनस N1 बाई U। और अब अगर कोई भी केस आपके पेपर में आए तो दिमाग में रखिए कि साइन के साथ हमेशा वैल्यूज को साइन के साथ इसमें पुट कर दीजिए। जैसे ही साइन के साथ इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे R V के साथ, तो U की वैल्यू आ जाएगी।
u और v के साथ तो r की वैल्यू आ जाएगी, u और r की वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप पाएंगे कि जितनी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेंगे बन जाएंगे। ये इक्वेशन दुनिया के सारे सवालों में अगर सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन है तो काम करेगा, बशर्ते आप साइन के साथ वैल्यूज रखें। n2 कौन है? जहां रे जा रही है, रेयर टेंशन भूल जाना, कभी मत पकड़ना। n2 कौन? जहां रे जा रही है। n1 कौन? जहां से रे आ रही है। v कौन है? इमेज की दूरी। u कौन है? ऑब्जेक्ट की दूरी। r कौन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहां रेस जा रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसका उल्टा नेगेटिव, काम खत्म। कन्वेंशन यही पकड़ लो, मिरर में भी यही काम करेगा, यहां भी यही काम करेगा, लेंस में भी यही काम करेगा, प्रिज्म में भी यही काम करेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो इसे पकड़ के चलना जो कन्वेंशन मैंने आपको बताया। चला रेयर टू डेंसर का पूरा डेरिवेशन आपके सामने। शॉर्टकट मेथड है, इससे बहुत बड़े मेथड होते हैं सिमिलरिटी वाले, तो छोटा मेथड है। और डायग्राम भी आपके सामने, डायग्राम भी क्लियर होना चाहिए और ये भी क्लियर होना चाहिए। चल देखें अगला। कह रहा है कि कॉन्वेक्स में रेयर टू डेंसर कर लिया था और एक कॉनकेव का कर लेते हैं। चलो कॉनकेव का पहले डेंसर टू रेयर ना करें, कॉनकेव का पहले रेयर टू डेंसर कर लें, है ना, तो बेहतर रहेगा। इसलिए क्योंकि वहां से कॉनकेव का अपनी असली चेहरा आपके सामने आएगा। कॉनकेव सरफेस है, देखिएगा। और दूसरी बात रेयर टू डेंसर, यानी रेयर में रखा है ऑब्जेक्ट और डेंसर में जा रही है रेस, तो इमेज कैसे बनेगी? ये मत कहना कि इमेज डेंसर में बन रही है। सबसे पहले तो कॉनकेव सरफेस बनाइए इस तरह से, और फिर आप पाएंगे कॉनकेव सरफेस अगर आपने बना ली तो पीछे की दिशा में यहाँ पर आपके पास एक मीडियम है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। मुझे यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए, ये n1 है। और आप कह रहे हैं रेयर से डेंसर जा रहा है, यानी n2 बड़ा है n1 से। ठीक है, डेरिवेशन में सारी करके दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। और डेरिवेशन पेपर में आती है, भटकना नहीं है। ये बच्चा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जहां इसको कट करके जाएगी सरफेस को उसे पोल बोलेंगे। फिर कहीं ना कहीं बच्चा हम लोगों को ऑब्जेक्ट भी रखना पड़ेगा, तो हमने ऑब्जेक्ट को दूर रख दिया। यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। सर राइट में क्यों नहीं मिल रहा? अरे गोला जब लेफ्ट में घूमेगा तो राइट में कैसे मिलेगा? ठीक, थोड़ा और पास कर लेते हैं, बोला राइट घुमा हुआ, थोड़ा यहाँ रख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो देखो बॉस, ऑब्जेक्ट से रे निकालो, यहाँ पे डालो, तुमने डाल दिया रे। अब तुम कहोगे रे को तो सीधा जाना है, चलो रे सीधी चली जाओ। ये रे सीधी जाना चाहती थी, लेकिन तुम जानते हो कि कोई ना कोई नॉर्मल बीच में आएगा जो बदतमीजी करेगा। नॉर्मल कहेगा हम अभी हैं, इससे ना बनाए, थोड़ा सा डॉटेड बना दे तो अच्छा लगेगा। ये नॉर्मल है बेटा, दिस इज आवर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। हम इसे n नाम भी दे देते हैं। तो नॉर्मल को बेटा अगर तुम देखोगे तो तुम कहोगे यार ये जो नॉर्मल है ना, अब ये रे सीधा जाना चाहती है रेयरर से डेंसर। रेयरर से डेंसर में रे कैसा घूमेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब हुआ कि जो हमारी रे घूमना चाह रही है वो किधर घूमेगी? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? तो नॉर्मल ऊपर है तो ऊपर घूमेगी। तो आपने इस रे को यहां घुमा दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल। पर सर ये रे कट तो नहीं करेगी किसी को, ये तो डाइवर्ज हो गई, दूर हो गई, तो डाइवर्जिंग टाइप का केस हो गया। तो जब डाइवर्जिंग केस होता है तो वी बैक प्रोड्यूस द थिंग्स, हम रेस को बैक प्रोड्यूस कर देते हैं। बैक प्रोड्यूस किया तुमने, तो जब बैक प्रोड्यूस करोगे तो पाओगे कि इमेज कहां बन रही है बेटा? यहाँ पर। और जहां बच्चा इमेज बन रही है वहां पर क्या बन गया? इमेज काम खत्म। रेस जहां कट करेंगे इमेज बन जाएगी। अब यहां से तुम्हें कुछ नामकरण संस्कार देखने। ऑरेंज वाली नॉर्मल है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल, इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बच्चा आप अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखना जानते हो तो ये पिंक वाली, ये ऑरेंज वाली, ये पिंक वाली, ये ऑरेंज वाली एक दूसरे को कट करके जा रही। तो लॉजिकली ये जो एंगल है ये इस आर का वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये आर रहा। बड़ा वाला एंगल आई और छोटा वाला एंगल आर। रे डायग्राम्स और एंगल की मार्किंग बहुत क्रूशियल है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए भाई। ये बीटा और अंदर वाला क्या हुआ बेटा? गामा। आपके पास यहां से एक नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ही है। और फिर इनके कुछ नाम दे दे।
हम यहाँ पर नाम दे देते हैं बेटा कुछ Q और यहाँ पे नाम दे देते हैं बेटा S, वही पुराने वाले। और फिर कहते हैं कि ढूंढो एक्सटीरियर एंगल। देखना बेटा एक्सटीरियर एंगल ढूंढेंगे, IOQ, ये छोटा ट्रायंगल देखना, ये ऊपर और ये पिंक वाली नीचे, इसमें बीटा एक्सटीरियर एंगल है और बीटा एक्सटीरियर एंगल, ठीक। और ये नन्ना वाला इंटीरियर एंगल, पर नन्ने वाले एंगल को तुमने कोई नाम ही दिया, बेसिकली वो I माइनस R। चलो एक ट्रायंगल और बनाओ, एक ट्रायंगल अगर और बनाओ तो C से देखना, C से गए O तक, O से गए Q तक और Q से ऑरेंज पे वापस आए। अरे वाह, ये ट्रायंगल तुम्हें दिख गया। दिख गया तो देखो यहां पर एंगल अल्फा है और यहां पर देखो पूरा एंगल I है और यहां देखो गामा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ट्रायंगल हम चूज कर रहे हैं इसमें एक एंगल I, एक एंगल अल्फा और एक्सटीरियर वाला जो है वो गामा। तो आप इस तरह से एक्सटीरियर एंगल लगाइए और आप कहिए कि I प्लस अल्फा की वैल्यू गामा के बराबर है। तो जो I की वैल्यू है वो गामा माइनस अल्फा के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा रहे हैं, लिख लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। दोबारा देखो ट्रायंगल छोटा सा, ये और ये ट्रायंगल दिखा, इसमें फिर से गामा एक्सटीरियर एंगल है, पर इस बार जो इंटीरियर है वो बीटा और आर है, क्योंकि छोटा वाला एंगल तो आपको आर दिखाई दे रहा है और यहाँ एंगल बीटा है। तो ये जो नन्ना वाला ट्रायंगल है जिसको हम बोल रहे हैं CIQ, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये पिंक वाली, ये ऑरेंज वाली, ये बेस, इसका ट्रायंगल जो इसमें हम कह रहे होंगे कि जो बेटा हमारा गामा है वो गामा अल्टीमेटली बीटा प्लस आर के बराबर। तो आर की वैल्यू क्या आई बेटा, ये आई गामा माइनस बीटा, हम इसे सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। और फिर कहें सिंस रेज आर पैरेक्सियल, रेज पैरेक्सियल है तो एंगल्स बहुत छोटे हैं। एंगल्स छोटे हैं तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज tan थीटा। तो जब भी एंगल छोटा होगा तो साइन tan में tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही बात कि दिखेगी तभी रे, जब इतनी डाइवर्स रेज होगी तो आंखों में कहा जाएगी यार तुम्हारी आंखें है भी तो छोटी सी, और छोटी सी आंखों में बहुत छोटे से पोर्शन से तो लाइट अंदर जाती है। तो इसलिए दिखेगी तभी जब रेज अल्टीमेटली रहेंगी पैरेक्सियल। इसका मतलब एंगल छोटे वाला केस ही हमारे कोर्स में है। हाँ, तो इक्वेशन 1 को देखो, I कैन बी रिटन एज sin I, और अपनी सहूलियत के हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं, और R कैन बी रिटन एज sin R। तो ये रहा I। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को देखा, हमने कहा फ्रॉम 1 में देखोगे तो I की जगह लिखोगे sin I, और sin I की जगह बेटा आएगा बेटा हमारे लिए गामा माइनस अल्फा। और सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो लिखो फ्रॉम 2, और 2 को देखोगे तो लिखोगे sin R, sin R की जगह लिखोगे गामा माइनस बीटा। ये हो गया। अब इन दो इक्वेशंस को बच्चा डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगाने पे तुम्हारे पास आएगा बेटा sin I डिवाइडेड बाय sin R इक्वल टू व्हाट, गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय गामा माइनस बीटा। sin I बाय sin R फिर से स्नेल्स लॉ है, और वो तो होता है n2 बाय n1। n2 वो जहां जा रही है, n1 वो जहां से आ रही है, बिना रेलेवेंस से सोचे तो चुपचाप से लगाना है n2 बाय n1 इक्वल टू गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, n2 गामा माइनस n2 बीटा इक्वल टू n1 गामा माइनस n1 अल्फा। n1 को उधर ले जाओ और बीटा को इधर ले आओ, तो तुम लिखोगे n2 माइनस n1 इंटू गामा इक्वल टू, ये इधर आ गया बेटा, देखो क्या लिखा है n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। अब फिर से वही बात कि अल्फा बीटा गामा और आर आल्सो वेरी स्मॉल लाइक आई एंड आर। अगर बहुत नीचे आ गए, आई आर छोटे हुए तो अल्फा बीटा गामा तो लॉजिकली बहुत छोटे हो जाएंगे। क्यू को पकड़ लो, यहां पे रख लो क्यू को, तो लॉजिकली छोटा हो गया अल्फा बीटा गामा। तो गामा कैन बी रिटन एज tan गामा। तुमने तुरंत गामा की जगह क्या लिख दिया, tan गामा। बीटा की जगह क्या लिख दिया बेटा, tan बीटा। अल्फा की जगह क्या लिख दिया बेटा, tan अल्फा। अब tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यूज ढूंढ के इसमें डालनी है, साइन कन्वेंशन लगाना है, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। रेसिपी वही है। tan गामा को देखें तो QS अपॉन SC लिखा जाएगा।
तो हम लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे n2 माइनस n1 इंटू क्यू एस अपॉन एस सी इक्वल टू n2 तो n2 रहा, टैन बीटा को देखें, बीटा यहां तक जा रहा है, इमेज तक जा रहा है, तो क्यू एस अपॉन एस आई ये लिखा जाएगा। हम लिख लेते हैं क्यू एस अपॉन एस आई माइनस n1। अल्फा को देखें तो क्यू एस अपॉन एस को पूरा बेस ले लिया जाएगा, तो हम लिखेंगे क्यू एस अपॉन एस को, आप पाएंगे क्यू एस कैंसिल हो जाएंगे और हम लिखेंगे n2 माइनस n1 अपॉन एस सी इक्वल टू n2 अपॉन एस आई माइनस n1 अपॉन एस ओ। अब बात आती है कि ये जो एस सी है ये क्या है, तो एस सी वाली लाइन जो है ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लगभग बराबर है, लगभग क्या, इसे तो PS लिखा जा सकता है, क्योंकि if the rays are coaxial and lying very closer to principal axis then Q point must lie very close to P, और अगर Q बहुत क्लोज है तो जो परपेंडिकुलर डालोगे वो लगभग P के बगल में ही बैठा होगा, इसलिए P से दूरियां नापो या S से नापो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो डायग्राम बड़ा बनाया है उसमें ये SP बहुत बड़ा है, एक्चुअली जो SP है पैरेक्सियल रेस के लिए वो टेंडिंग टू जीरो, उसका कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह हमारे लिए जो SI आएगा बेटा वो SI भी PI लिखा जा सकता है, SO जो आएगा उसे PO लिख देंगे। यार हम जानते हैं PS का मतलब SC है ना, कुछ गड़बड़ करी, PS की बजाय मुझे लिखना चाहिए था PC। ये PC अगर तुम देखोगे बेटा तो PC तुम्हें दिखाई देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, PI तुम्हें दिखाई देगा इमेज की दूरी के बराबर और PO तुम्हें दिखाई देगा U के बराबर। और नहीं समझ आता तो यहां देख लो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी है, तुम कहोगे हाँ है, फिर हम कहेंगे ये इमेज की दूरी है तो तुम कहोगे हाँ ये भी है, और फिर हम कहेंगे कि यार अगर मैं यहाँ पे U लिख देता यहां से लगभग ऑब्जेक्ट तक, ये तो U होता, जवाब है हाँ होता तो सही। तो वही सारी चीजें जो पिछली बार की थी, मैं डायग्राम को और गंदा नहीं करना चाहता हूं इसलिए इसको हटा दे रहा हूं, तो वैसे लिखी थी, डाल दीजिए। आप लिखेंगे n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। लेकिन अभी फॉर्मूला पूरा नहीं, पिछली बार फॉर्मूला बना था तो साइन डालने के बाद फॉर्मूला तैयार हुआ था, रेसिपी में साइन रहेगा ही रहेगा। रेस कहां जा रही है तुम देख रहे हो, राइट में रेस जा रही है, रियल रेस तो राइट में जा रही है, तो पोल से राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव हुई और पोल से लेफ्ट की डायरेक्शन नेगेटिव हुई। क्या आपको सेंटर भी लेफ्ट में मिल रहा है, हाँ तो रेडियस भी नेगेटिव। क्या आपको इमेज भी लेफ्ट में मिल रही है, हाँ तो इमेज भी नेगेटिव। क्या आपको ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में मिल रहा है, हाँ तो ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव। तो साहब आपके ये तीनों क्वांटिटीज नेगेटिव, और नेगेटिव 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 निपट जाएंगे, और निपट जाएंगे तो हम कहेंगे n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। ये थोड़ी सी चीज रही, और फॉर्मूला फिर से वही है n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। और ये फॉर्मूला चाहे आप जितने केस बना लो, रेयर डेंसर डेंसर रेयर जो करना कर लो, ये फॉर्मूला बदलने नहीं वाला। मैंने दो तरह की डेरिवेशंस आपको सिखाई, यही पेपर में आती है। इस तरीके से करके आएंगे, प्रॉपर दिखाकर आएंगे कि हाँ मैंने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाया, सब मेंशन करेंगे। टीचर एक नंबर नहीं काटेगा, चवन्नी नहीं काटेगा। मेंशन नहीं करोगे तो किसी भी मेथड में कटेंगे, अगर मेंशन करोगे कि तुमने क्या क्या किया है, नोटेशन दिखाओगे, डायग्राम सही बनाओगे, तो मान लो कि पूरे नंबर पक्के 4 नंबर में आएगा। यार सरल है, आसान है, और एक ही फॉर्मूला लगता है, काम हो जाता है। तो यहां पर मैं इस डेरिवेशन के सिलसिले को रोक देता हूं आज के लिए, तो अभी ये सिलसिला यहां रुक जाएगा, तो रोक देते हैं। इसके बाद इस फॉर्मूले की प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स ढेर सारी करेंगे, कम से कम 10-12 प्रॉब्लम एक दिन में हम निपटाएंगे अगले लेक्चर में, और फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग का टाइम आ गया भैया, आपको धन्यवाद बोलने का, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे साल फॉलो करिए, छोड़िएगा नहीं। जिसके कॉन्सेप्ट अभी भी वीक है देख ले, फॉलो कर ले, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही पेपर में आएगा। नाम है इंद्रजीत सिंह, पढ़ा रहा हूँ आरटी अकेडमी पे। मिलेंगे अगले लेक्चर में प्रॉब्लम्स के साथ।